अच्छा जी, कल हम लोगों ने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो अ, ये जो 3 टर्म्स हैं हमारे सब्जेक्ट के नाम में जो आती हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, इन तीनों को अलग-अलग एक्सप्लेन किया था कि डिजिटल सिग्नल और प्रोसेसिंग इन तीनों के अलग-अलग अगर हम देखें तो इनका मतलब क्या है, ठीक है? इसमें अब हम दोबारा से नहीं जाएँगे क्योंकि ये बहुत बहुत बेसिक चीज़ है। फिर हम लोगों ने डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के एडवांटेजेस ओवर कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स यानी या एनालॉग सिग्नल्स वो देखे थे और फिर इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखी थी, ठीक है? तो अगर हम इन चीज़ों को दोबारा से डिस्कस नहीं भी करते तो दैट इज़ परफेक्टली ओके बिकॉज़ ये वो चीज़ें हैं जो कि मोर और लेस आप सारों को बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इंजीनियर्स आती ही होंगी, ठीक है? जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी, वो ये थी कि टाइप्स ऑफ सिग्नल्स वो क्या हो सकते हैं अगर हम मतलब टाइप्स अब ज़ाहिर सी बात है कि ये जो वर्ड है ना ये इटसेल्फ इसमें बहुत सारे मतलब शामिल हैं लेकिन हमने टाइप्स इस लिहाज से डिफ़ाइन की थी कि हमारे पास टाइम डोमेन में सिग्नल की शक्ल सूरत कैसी हो सकती है और एम्पलीट्यूड एक्सेस या एम्पलीट्यूड डोमेन में सिग्नल की शक्ल सूरत कैसी हो सकती है तो उस लिहाज से हम 4 तरह के सिग्नल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। मसलन हम लोगों ने ये चीज़ कही थी कि हमारे पास ये एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, इसको यूजुअली हम टी इसके टाइम एक्सेस या एक्स एक्सेस पे लिखते हैं और एक्स ऑफ टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, क्यों? क्योंकि हम टाइम के जिस स्पैन में इसको देख रहे हैं, लेट्स सपोज़ कि ये -t1 से शुरू करके हम इसको इस वक़्त t2 तक देख रहे हैं। अब सिग्नल बेशक -t1 से t2 तक रहे या फिर ये इन्फिनिटी तक चलता जाए, ठीक है? अ, ये 2 ऑप्शंस हो सकती है ना, सिग्नल या तो लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में डिफाइंड हो मसलन -t1 से t2 तक सिर्फ या फिर ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हम इसको देख रहे हैं। लेकिन ये जितने स्पैन में भी डिफाइंड है, ये टाइम की हर वैल्यू के ऊपर डिफाइंड है। तो जो इस तरह का सिग्नल होता है जो टाइम की हर वैल्यू के ऊपर डिफाइंड होता है उसे हम कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल कहते हैं। और अगर हम एम्पलीट्यूड डोमेन में देखें तो इसकी जो भी या एम्पलीट्यूड एक्सिस पे देखें तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू है या जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इस सारी रेंज में ये कोई भी वैल्यू एक्वायर कर सकता है। मतलब टाइम के किसी भी इंस्टेंट के ऊपर कोई भी वैल्यू जो है वो अपीयर हो सकती है। तो इस तरह के सिग्नल को जो कि एम्पलीट्यूड एक्सिस में इन्फिनिट वैल्यूज़ ले सकता है, इससे इस सिग्नल को हम एनालॉग एम्पलीट्यूड सिग्नल कहते हैं, ठीक है? अच्छा, तो ये एक ऐसा सिग्नल जो कि मतलब हमारे पास यूजुअली जो नेचुरली अकरिंग सिग्नल्स होते हैं, वो इस तरह के उनकी शक्ल सूरत होती है, ठीक है? जो कि टाइम में कंटिन्यूअसली डिफाइंड हों और एम्पलीट्यूड एक्सिस में हर सारी की सारी वैल्यूज़ ले सकें और ऐसे सिग्नल्स को हम एनालॉग एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स कहते हैं। देखिए हम जब सैम्पलिंग करते हैं तो हमारे पास कुछ हमें इस तरह का सिग्नल मिलता है। तो हमने ये देख के पता चला कि अब टाइम में ये चूँकि कंटिन्यूअसली डिफाइंड नहीं है तो अब हम t के साथ इस एक्सिस को डिफाइन नहीं करेंगे, वी विल रादर यूज़ n और एम्पलीट्यूड एक्सिस में हम इसको x ऑफ n कहेंगे, ठीक है? अच्छा, अब अ, अगर आप देखो तो टाइम डोमेन में तो हम लोगों ने इसकी सैम्पलिंग या फिनिट नेचर इंट्रोड्यूस कर दी, लेकिन एम्पलीट्यूड डोमेन में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इस बात का मतलब ये है कि टाइम के हम किसी भी मतलब यहाँ से हमने लेट्स सपोज़ कि इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट्स के एक सैंपल उठाया है, तो वो उसी वैल्यू के साथ इस सिग्नल में अपीयर होगा, जिस वैल्यू के साथ वो यहाँ पर अपीयर हो रहा है, ठीक है? ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसके बाद वाला सैंपल कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद हम उठाएँगे और इससे पहले वाला सैंपल हमने कुछ टाइम ड्यूरेशन से पहले उठाया था और दरमियान की जो वैल्यू है मतलब ये वाला जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें जो सिग्नल इधर अपीयर हो रहा है वो मिस हो जाएगा। लेकिन जिस टाइम इंस्टेंट के ऊपर सैंपल उठाया जाएगा वो उस एग्ज़ैक्टली उसी वैल्यू के साथ सैंपलिंग के बाद अपीयर होगा। तो इसका मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड डोमेन में अभी तक हमारे पास इनफिनिट वैल्यूज़ की पॉसिबिलिटी है। तो सैम्पलिंग के बाद हम जब क्वांटाइजेशन करते हैं तो हम अब एम्पलीट्यूड डोमेन में भी फिनिटी या फिनिट नेचर इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद होता यूँ है कि हमारे पास जो भी एक रेंज अवेलेबल होती है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान उसमें हम कुछ लेवल्स इंट्रोड्यूस करते हैं, लेवल्स डिफाइन करते हैं। अगर हम एक बहुत ही हल्के सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि लेवल्स हमारे मिनिमम पॉसिबल 2 हो सकते हैं। उसके बाद
अगर हम इंक्रीज़ करना चाहें तो 4, 8, 16 2 रेज़ टू पावर n की टर्म्स में। तो टोटल हमारे पास L नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं, ठीक है? और हम करते यूँ है कि सैम्पलिंग के बाद जो भी हमारे पास सिग्नल अवेलेबल हुआ है उसका हर सैंपल हम देखते हैं कि हमारे डिफाइंड लेवल्स में वो किसके करीब तरीन है और हम उसको फिर उसका एम्पलीट्यूड चेंज कर देते हैं, ठीक है? मीनिंग कि क्वांटाइजेशन से के प्रोसेस से गुजरने के बाद जो सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड है, सिग्नल का जो सारे सैंपल्स का जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो जाता है, ठीक है? और वो चेंज होके क्या हो जाता है, जो हमारे पास लेवल्स डिफाइन हैं उस उन लेवल्स में से किसी ना किसी वैल्यू को हम चूज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास क्वांटाइजेशन के बाद जो सिग्नल आया दैट इज़ नाउ डिजिटल एम्पलीट्यूड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है? अगर हम इस सैम्पलिंग के बाद वाले सिग्नल को देखें तो दैट वाज़ एन एनालॉग एम्पलीट्यूड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, और क्वांटाइजेशन के बाद वाले अगर हम सिग्नल को देखें तो दैट शुड बी या दैट वुड बी अ डिजिटल एम्पलीट्यूड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। इसमें टाइम डोमेन में भी डिस्क्रीटाइजेशन है और फिर और एम्पलीट्यूड डोमेन में भी हमारे पास फिनिट नंबर ऑफ लेवल्स हैं। तो डिजिटल और डिस्क्रीट में डिफरेंस ये है कि डिस्क्रीट जो टर्म है वो हम टाइम डोमेन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो टर्म डिजिटल है वो हम एम्पलीट्यूड डोमेन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद अगर हम जैसे रिकंस्ट्रक्शन करना चाहें, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास जो अवेलेबल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उससे हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल बनाना चाहें तो उसके कुछ तरीके हैं। मसलन ज़ीरो ऑर्डर होल्ड एक सिस्टम है जो कि सैंपल अवेलेबल सैंपल को रिटेन करके आगे चलता है और फिर नेक्स्ट सैंपल के बाद जो भी नेक्स्ट सैंपल अवेलेबल होता है उसको लेके आगे चलता है। इसमें अगर आप देखो तो दैट वुड बी मोर लाइकली डिजिटल एम्पलीट्यूड with continuous time, ठीक है? तो ये एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल तो बन गया, लेकिन अगर हम एम्पलीट्यूड में देखें तो इसमें इसके एम्पलीट्यूड में कंटिन्यूटी नहीं आई या एनालॉग नेचर इंट्रोड्यूस नहीं हुई, अभी भी डिजिटल एम्पलीट्यूड ही है। एक हमारे पास और रिकंस्ट्रक्शन के ऑप्शन है कि हम इंस्टेड ऑफ ज़ीरो ऑर्डर होल्ड एक फर्स्ट ऑर्डर होल्ड सिस्टम यूज़ करें। उसमें हमारे पास कुछ इस तरह से सिग्नल जो हैं वो जॉइन होते हैं। इसी फर्स्ट की जगह अगर सेकंड ऑर्डर होल्ड यूज़ करें तो अ, उसमें कुछ कर्व जो है प्रोड्यूस हो जाता है और जिस तरह से हम ऑर्डर बढ़ाते जाएँ उस तरह से उसी मतलब विद इंक्रीजिंग ऑर्डर हम अ, अपने ओरिजिनली जो हम जिस सिग्नल से हमने स्टार्ट किया था एक्स ऑफ टी उस तक उसके करीब तक पहुँच जाते हैं। उस तरह का सिग्नल रिप्रोड्यूस करना तो नियर टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज़ हम लोगों ने जब सैम्पलिंग के बाद कुछ टाइम इन्फॉर्मेशन लूज़ की और फिर क्वांटाइजेशन के बाद जब कुछ एम्पलीट्यूड में इन्फॉर्मेशन लूज़ करी तो हम लोगों ने वो लूज़ कर दी इन्फॉर्मेशन, टाइम एक्सिस में भी और एम्पलीट्यूड एक्सिस में भी। तो उसको रिकवर करना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल, लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑर्डर इंक्रीज़ करें अच्छा, ऑर्डर इंक्रीज़ करने का बेसिकली मतलब क्या होता है? कुछ आइडिया है आपको? मतलब इसमें हम कर क्या रहे होते हैं? मसलन ज़ीरो ऑर्डर होल्ड में और फर्स्ट ऑर्डर होल्ड में बेसिक डिफरेंस है क्या? किसी को आइडिया है? अच्छा, नाम सुने हैं किसी ने? जी, मुझे कुछ जवाब चाहिए। आप लोगों ने ज़ीरो ऑर्डर होल्ड और फर्स्ट ऑर्डर होल्ड इन इन सिस्टम्स के नाम सुने हुए हैं? अच्छा, नाम नहीं सुने हुए आपने? ओके, दिस इज़ एक्चुअली सरप्राइजिंग फॉर मी। मेरा ख़्याल ये था कि ये आपके लिए फ़ैमिलियर है। अच्छा लेकिन क्या मेरी बात सही समझ आ रही है कि ज़ीरो ऑर्डर होल्ड और फर्स्ट ऑर्डर होल्ड करते क्या हैं? यस, एक्चुअली एक्चुअली यस, होता यही है। हमारे पास जो ज़ीरो ऑर्डर होल्ड एक सिस्टम है व्हिच इज़ यूज्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन, और वो करता यूँ है कि सिर्फ़ उसके पास ना एक एक सैंपल की सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी उसकी हाइट या उसकी लेंथ, ठीक है? और अच्छा नहीं, नहीं, लेंथ इज़ नॉट अ एप्रोप्रिएट वर्ड, उसकी हाइट।
और वो उस हाइट को यूज़ करते हुए सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करता है। मसलन ये उसके पास अगर एक हाइट वाला सिग्नल अवेलेबल है ना, तो इसको यूज़ करते हुए इस एम्पलीट्यूड को रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। यहाँ तक कि इसके पास एक और सैंपल आया, ठीक है? अब इसने इसको यूज़ करते हुए इस एम्पलीट्यूड को वो लेकर आगे चला। तो ज़ीरो ऑर्डर होल्ड बेसिकली ये जो यहाँ पर हम लिखते हैं ना, ये यहाँ पे जो टर्म लिखी होती है उसमें वो 1 ऐड करके उतने नंबर ऑफ सैंपल्स को डील करता है। अब फर्स्ट का मतलब ये है कि इस सिस्टम के पास बेसिकली 2 सैंपल्स की इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है? तो जब 2 सैंपल्स की इन्फॉर्मेशन होगी तो वो उनको एवरेज आउट करके रिप्रोड्यूस्ड सिग्नल डेवलप करेगा, ठीक है? अब हम जब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर होल्ड, तो उसका मतलब ये होता है कि उसके पास 3 सिग्नल्स की इन्फॉर्मेशन होती है। जब 3 सैंपल्स की इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको उसको ये पता होता है कि मौजूदा सैंपल कौन-सा है और उसके पिछले 2 सैंपल्स कौन-से हैं। तो वो उन 3 सैंपल की मदद से गेस करने की कोशिश करता है कि अगला सैंपल कौन-सा आएगा। तो इसलिए वो एक ज़्यादा जैसे-जैसे हम ऑर्डर बढ़ाते जाएँ तो हमारे पास जो सिस्टम की कैपेबिलिटी होती है ना टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल सिग्नल, वो बढ़ती जाती है। क्योंकि उसके पास ज़्यादा सैंपल्स की इन्फॉर्मेशन होती है। 10th ऑर्डर से होल्ड एक ऐसा सिस्टम होगा जिसके पास 11 सैंपल्स की इन्फॉर्मेशन होगी। तो अगर 11 सैंपल्स की इन्फॉर्मेशन है तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो ज़्यादा कैपेबल होगा ये डिटरमिन करने के लिए कि नेक्स्ट सैंपल क्या हो सकता है। ठीक हो गया? तो इसी तरह से ये जो ऑर्डर होल्ड्स सिस्टम्स हैं ये रिकंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अच्छा जी। ओके, तो फिर हम ओवरऑल होता यूँ है कि हमारे पास कंटिन्यूस टाइम जो सिग्नल होता है उसकी सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन के बाद जो हमें सिग्नल मिलता है वी डील दिस सिग्नल इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। और फॉर आवर केस हम तो है एडवांस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की बात करें जो टाइम डोमेन और एम्पलीट्यूड एक्सेस एम्पलीट्यूड डोमेन दोनों में फिनिट वैल्यूज़ को डील के साथ डील करता हो। ठीक है? अच्छा। आप लोगों ने अपने तौर पे थोड़ा-सा ये सोचना है कि अगर हमारे पास कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल से हम स्टार्ट करें और अगर हम क्वांटाइज़ेशन पहले करें और अगर हम सैंपलिंग बाद में करें, तो फिर हमारे पास सिग्नल किस तरह से बनेगा? इस चीज़ पे थोड़ा-सा गौर करना और थोड़ा-सा ड्रॉ करके देखने की कोशिश करना। और क्या इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि हम ये जो ऑर्डर है ये इस तरह से रखें कि यानी कि सैंपलिंग पहले करें, क्वांटाइज़ेशन बाद में करें या फिर हम क्वांटाइज़ेशन पहले करें और सैंपलिंग बाद में करें? इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? इस चीज़ को ज़रा देखना, थोड़ा-सा गौर करना है इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना टोटल 4 तरह के सिग्नल्स हम उनकी हमें समझ आ चुकी है या वो हम इमेजिन कर सकते हैं। और वो 4 सिग्नल्स हैं एनालॉग, एम्पलीट्यूड, कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल, ठीक है? एनालॉग, एम्पलीट्यूड, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, डिजिटल एम्पलीट्यूड, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल या फिर डिजिटल एम्पलीट्यूड, कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल। तो आपको इन चारों सिग्नल्स को पता होना चाहिए कि एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं और इनकी शक्ल सूरत किस तरह से होगी। जो हम जिस सिग्नल को इस्तेमाल करेंगे और अज्यूम करेंगे कि हमारे पास इसी सिग्नल को हमें फर्दर प्रोसेस करना है, दैट वुड बी दिस सिग्नल डिजिटल एम्पलीट्यूड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक हो गया? अच्छा, अब इन सिग्नल्स की इंट्रोडक्शन के बाद अब हम फॉर्मली चैप्टर नंबर 1 जो है वो शुरू कर रहे हैं और देखते हैं कि आज हम कितना उसको कवर कर सकते हैं। मतलब इस चैप्टर में जो मेन एम्फेसिस है ना वो ये है कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, पर्टिकुलरली अगर हम डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल्स की बात करें। साइनोसॉइडल सिग्नल्स क्या होते हैं? आइडिया है किसी को? ये टर्म किस तरह के सिग्नल्स के लिए इस्तेमाल होती है? अच्छा,
अच्छा, मुझे आपसे थोड़ा-सा जवाब चाहिए होगा, अगर मैं खुद ही बोलती रही तो फिर मैंने अपने आप को तो नहीं पढ़ाना। अच्छा, इसको मैं आधा दुरुस्त जवाब कहूँगी, क्योंकि पीरियोडिक तो स्क्वायर वेव भी होती है, ठीक है? तो उसको तो हम साइनसॉइडल सिग्नल नहीं कहते। अच्छा, ये जो टर्म है ना साइनसॉइडल सिग्नल, हम साइन और कोसाइन, अच्छा ये प्लस थोड़ा-सा मिसलीडिंग है, इसकी जगह मैं एंड लिख देती हूँ। हम जब साइन और कोसाइन दोनों की इकट्ठी बात करना चाहें ना, तो बजाय इसे कि हम साइन एंड कोसाइन बोलें, हम साइनोसॉइडल बोल देते हैं। इसका मतलब है कि ये साइन और कोसाइन सिग्नल्स की बात हो रही है। अब साइन कोसाइन बड़े इंपॉर्टेंट सिग्नल्स हैं, इसलिए क्योंकि इस तरह ये वाहिद सिग्नल्स हैं जिनमें सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। तो बहुत सारे मैथमेटिकल प्रोसीजर्स अगर इनके ऊपर वैलिड होना, तो फिर वो और सारे और बहुत सारे सिग्नल्स के ऊपर चल जाते हैं। तो हमारे लिए बड़ा आसान होता है अगर हम किसी भी सिस्टम को साइनोसॉइडल सिग्नल के ऊपर टेस्ट करें, क्योंकि ये ऐसे सिग्नल्स हैं जिनमें सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। बाकी दुनिया का हर सिग्नल मैनी साइंस एंड कोसाइन से मिलके बनता है, ठीक है? आपने फोरियर सीरीज में ये चीज़ पढ़ी है कि हम दुनिया के किसी भी सिग्नल को, बेशक वो पीरियोडिक हो, वो बेशक एपीरियोडिक हो, जब आप उसको डीकम्पोज करके उसकी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट चेक करोगे तो इट वुड ऑलवेज बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड और कोसाइंस, या सिर्फ साइन से बना होगा, या सिर्फ कोसाइन से बना होगा, या साइन कोसाइन से मिलके बना होगा। जिसका मतलब ये है कि इसकी जो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो ये कि ये दुनिया का वाहिद सिग्नल है जिसमें एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, और दूसरी बात ये कि दुनिया का हर सिग्नल साइंस कोसाइन से मिलके बनता है। ये चीज़ इन दोनों सिग्नल्स को बहुत इंपॉर्टेंट कर देती है। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताई कि बहुत सारे मैथमेटिकल प्रोसेसेस या टेस्ट्स इनके ऊपर किए जाते हैं, और अगर ये मतलब वो टेस्ट चल जाए इनके ऊपर, तो फिर अज्यूम किया जाता है कि बाकी सिस्टम्स भी बाकी सिग्नल्स भी वो टेस्ट पास कर लेंगे। अच्छा, अब इस चैप्टर में जो बाकी जो टॉपिक्स हैं वो डील करते हैं डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल्स के साथ, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में ये बाकी का चैप्टर है, लेकिन वो समझना ज़रूरी है। अगर हमें ये समझ आ जाए तो हमारे थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं ये समझाने की आपको कोशिश करती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें इसमें मेरे लिहाज से रिपीट हो रही हैं, तो मैं थोड़ी-सी कोशिश करूँगी कि मैं तेज़ चलूँ, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई बात समझ नहीं आती तो प्लीज़ मुझे वहीं पे स्टॉप करके मुझसे पूछना। अच्छा, अभी हम 3 कॉन्सेप्ट्स देखने लगे हैं। पहले हम वो कॉन्सेप्ट्स समझेंगे कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स के हवाले से, और हमें जब वो तीनों कॉन्सेप्ट समझ आ जाएँगे तो फिर हम उन्हीं 3 कॉन्सेप्ट्स को रिविज़िट करेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए, ठीक है? ताकि फिर हमें डिफ़रेंस एक्चुअली समझ आए कि डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल हाउ इट इज़ डिफरेंट दैन अ कंटीन्यूअस टाइम साइनसॉइडल सिग्नल। इसमें से जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हम बात करें एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल की, जिसको हम ऐसे रिप्रेज़ेंट करते हैं, ए इज़ इन सबस्क्रिप्ट, तो उसको यूजुअली लिखा जाता है, अगर वो कॉस सिग्नल है तो इस तरह से हम लिखते हैं। अच्छा, ये जो मैंने एक सिंबल यूज़ किया है ना ओमेगा ए का, इस बुक में थ्रू आउट जब भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की दीजिएगा मुझे, जब भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का जिक्र होगा तो हम ये ओमेगा लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ या फॉर कंटिन्यूस टाइम, इस सब्जेक्ट में एनालॉग का कोई पोर्शन नहीं होगा, बिकॉज जैसे कि आपको नाम से भी पता लग रहा है कि इट्स डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ठीक हो गया? कई कई जगह पे हम रेफ़र ज़रूर करेंगे, जैसे मैंने अभी इसका ज़िक्र किया, लेकिन अभी हमने इसका ज़िक्र सिर्फ़ इसलिए किया क्योंकि हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को समझना है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट चूँकि बेसिक हैं, हमने बहुत सारी जगहों पे बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, तो इनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेंगे तो फिर हमें ये वाले कॉन्सेप्ट्स डिस्क्रीट टाइम पे ही समझना आसान होगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपकी बात का जवाब दिया, हम कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स को डील नहीं करेंगे इस सब्जेक्ट में। अच्छा जी, तो हम एक कंटीन्यूअस टाइम
एनालॉग एम्पलीट्यूड सिग्नल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अगर वो कोसाइन वेव हो तो, ठीक है। मैंने एक्स ए यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने ओमेगा ए लिखा है। अच्छा, इस ओमेगा ए को मैंने जब भी इसका नाम लेना होगा, जिक्र करना होगा, तो मैं इसको कैपिटल ओमेगा बोलूँगी, क्योंकि हम जो सिंबल यूज़ करेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए दैट इज़ ऑल्सो एन ओमेगा। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का ओमेगा है दैट वुड बी कैपिटल ओमेगा, जो डिस्क्रीट टाइम का सिग्नल है दैट वुड बी स्मॉल ओमेगा, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास होता है ना कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, दैट इज़ ऑलवेज अ पीरियोडिक सिग्नल। इट इज़ ऑलवेज ऑलवेज अ पीरियोडिक सिग्नल, बेशक इस ओमेगा की वैल्यू जो भी हो। अच्छा, ये एक बाय द वे एक लीनियर फ्रीक्वेंसी है, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और आपने ये रिलेशन आई एम श्योर कि ज़रूर देखा होगा। एफ ए इसकी जो है वो लीनियर फ्रीक्वेंसी है, और अगर हमें टाइम पीरियड निकालना चाहूँ तो वो कुछ इसके बराबर होता है, ठीक है। एफ ए, ये वाला एफ ए एनालॉग फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये वाली ये जो बात मैंने लिखी है ना, ये बेसिकली इस पेज की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक कंटिन्यूस टाइम कॉस सिग्नल या कंटिन्यूस टाइम साइन सिग्नल, इट इज़ ऑलवेज पीरियोडिक। इसका जो टी की वैल्यू जैसी मर्जी हो, लेकिन ये हमेशा एक पीरियोडिक सिग्नल होता है, ठीक है। अब ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि डिस्क्रीट में ऐसा नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर ये बात 2-3 दफ़ा बोल रही हूँ कि ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन ये हमेशा एक कंटिन्यूस टाइम कॉस सिग्नल साइन सिग्नल फॉलो करेगा। अच्छा, उसके बाद जो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज दो सिग्नल्स हैं कंटिन्यूस टाइम में, जैसे कि एक सिग्नल एक्स ए टी है मेरे पास जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा ए है, और मेरे पास एक सिग्नल एक्स बी टी है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा बी है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ओमेगा ए की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ओमेगा ए ओमेगा बी से बड़ा है या वाइस वर्सा, अगर ये दोनों डिफरेंट हैं, इफ़ ओमेगा ए इज़ नॉट इक्वल टू ओमेगा बी, तो आपको ये दोनों देखने में भी डिफरेंट लगेंगे, ठीक है। इन दोनों में से ये दोनों का मतलब ये है कि अगर ओमेगा ए इफ़, चलो मैं इसको लिख भी देती हूँ, इफ़ ओमेगा ए इज़ नॉट इक्वल टू ओमेगा बी, तो एक्स ए टी वुड बी डिफरेंट दैन एक्स बी टी, ठीक है। इसमें से फिर जिस जिस फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू ज़्यादा हुई, वो सिग्नल हमें ज़्यादा तेज़ी से फ्लक्चुएट करता नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो कंटिन्यूस टाइम फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो सिग्नल्स बनते हैं वो दोनों देखने में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। इस बात को लेकर थोड़ा सा आगे चलते हैं कि लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सिग्नल एक्स ए टी है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा ए है, और एक फ्रीक्वेंसी एक्स बी टी है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा बी बेसिकली इक्वल है इस फ्रीक्वेंसी के। तो अब आपको देख के पता चल रहा होगा कि ओमेगा बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो सिग्नल है यानी कि एक्स पी टी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अगर हम इन दोनों सिग्नल्स को प्लॉट करें तो एक्स पी टी बेसिकली, अगर एक्स पी टी हमें ऐसे नज़र आ रहा है तो एक्स पी टी हमें थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से फ्लक्चुएट होता नज़र आएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी दो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स एक दूसरे से डिफरेंट हों सच दैट कि एक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में 2 पाई का फैक्टर बेसिकली ऐड हो, तो वो दोनों सिग्नल्स एक दूसरे से ना सिर्फ डिफरेंट नज़र आते हैं बल्कि इस तरह का सिग्नल जो है वो ज़्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा तेज़ी से फ्लक्चुएट करता है। अब ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, 7वीं 8वीं का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन इसको एम्फसाइज़ करने की एक वजह ये है कि इसको हमने अभी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, अब अगेन 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, मेरे ख़्याल के मुताबिक ये तीनों आसान चीज़ें थीं, लेकिन अगर आप में से किसी को कुछ समझना है इसमें से, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए। इसके बाद से अभी मैं यही 3 कॉन्सेप्ट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो मैं कुछ सेकंड्स वेट करूँगी अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो। अच्छा जी, मेरा ख़्याल है कि सवाल नहीं है। अच्छा, यही 3 कॉन्सेप्ट हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए देखने लगे हैं।
और पहली चीज़ ये है कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह की इक्वेशन से, ठीक है। तो अगर आप नोट करो तो मोर और लेस जहाँ जो डिफरेंस है वो इस फ्रीक्वेंसी के डिनोटेशन में जो सिंबल हम यूज़ करें तो वो डिफरेंट हुआ है, और उसके अलावा टी की जगह हम लोगों ने एन लिख लिया। अच्छा, अब जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है ना, कॉस सिग्नल की मैं बात कर रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि वो पीरियोडिक हो। अब ये बात बहुत डिफरेंट है अगर हम इस बात को कंपेयर करें एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से। ये सिग्नल ज़रूरी नहीं कि पीरियोडिक हो। जो कॉस सिग्नल पीरियोडिक होगा वो इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है कि किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का पीरियड कैसे निकाला जाता है? अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं इस स्लाइड को यहाँ पे छोड़ के पहले ज़रा 5 मिनट के लिए उसका पीरियड डिस्कस करूँगी और फिर मैं वापस यहाँ पे आ जाऊँगी। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि ये समझना चाहेगा कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल का पीरियड हम कैसे डिटरमिन करते हैं? अच्छा जी। अच्छा, we'll come back to the slide after we'll discuss n. अच्छा, यूजुअली हमारे पास जैसे जब पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं ना, जो हम कंटिन्यूस टाइम में बात करते हैं, मसलन ये एक स्क्वायर सिग्नल है, ठीक है। तो अब इसका पीरियड इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है और इसी पॉइंट से ऑनवर्ड्स अब नेक्स्ट पीरियड शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये टी सेकेंड्स होंगे। अब ये कंटिन्यूस टाइम है ना, तो इस ये जहाँ पर इसका पीरियड खत्म हो रहा है तो इसी पॉइंट से ऑनवर्ड्स अगला पीरियड शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब डिस्क्रीट टाइम है ना, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। लेट्स सपोज कि हमारे पास कुछ इस तरह का सिग्नल है। इसका पीरियड क्या होगा? उसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं और उसका यूनिट सैंपल्स होते हैं, सेकंड्स नहीं होते। इस डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल का पीरियड क्या होगा? 4 सैंपल्स, ठीक है। अगर हम देखें, अगर हम स्टार्ट यहाँ से करें तो हमें ये देख के पता चल रहा है कि ये वाला जो सैंपल है बेसिकली ये वापस इधर आके रिपीट हो रहा है। तो अगर हम, अच्छा, इसका जो पीरियड है ना वो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक होगा, 0 से लेकर 3 तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जो पीरियड है उसको हम 3 सेकंड्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इंडेक्सेस हैं इनको इंडेक्सेस कहते हैं या सैम्पलिंग इंस्टेंट्स कहते हैं। इसके जो यूनिट्स नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो नंबर 1 है बेसिकली ये 1 सेकंड के बाद आया है या 1 मिली सेकंड के बाद आया है। ये टाइम ड्यूरेशन की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इसमें हम लूज़ कर चुके होते हैं। ये फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट सैंपल है। फर्स्ट से मुराद ये कि n इज़ इक्वल टू 1 या n इज़ इक्वल टू 1 टाइम इंडेक्स के ऊपर एक सैंपल है। तो बेसिकली जो डिस्टिंक्ट सैंपल्स हैं जिसके बाद फिर एक और मतलब पीरियड शुरू हो जाता है, दे आर 4 इन नंबर, ठीक है। तो ये 4 सैंपल्स हैं बेसिकली, और यही जो है वो आगे पीछे कॉपी पेस्ट हुए हुए हैं। तो एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जो पीरियड निकालने का तरीका है वो ये है कि हम बेसिकली ये देखते हैं कि कितने डिस्टिंक्ट सैंपल्स हमें मिल रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, इसी तरह से मसलन मैं एक दो सिग्नल्स आपके सामने और बनाती हूँ और आप मुझे बताओ। जैसे अगर हमारे पास ये सिग्नल हो, जी, तो क्या अंदाज़ा है कि इसका टाइम पीरियड क्या है? 6, ठीक
है, क्योंकि इस सैंपल के इसके बाद अगर हम देखें ना तो जो ये सैंपल है बेसिकली ये वाला सैंपल है, तो इसको तो हमने इंक्लूड करना नहीं है। तो अगर हम यहाँ से लेकर पिछले सैंपल देखें तो ये टोटल हमें 6 सैंपल्स मिल रहे हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल नहीं है, बेसिकली आपको इसको देख के समझना चाहिए कि डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ सैंपल्स, मिनिमम डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं। अच्छा, और इसको हम रिप्रेजेंट एंड से करते हैं, और इसके जो यूनिट्स हैं वी कॉल इट सैंपल्स नॉट सेकेंड्स। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये चीज़ देख रहे थे कि जो एक डिस्क्रीट टाइम कोसाइन सिग्नल है, इट मे और इट मे नॉट बी पीरियोडिक, ठीक है। अगर वो पीरियोडिक होगा कोसाइन सिग्नल तो इट विल फॉलो दिस इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन को ज़रा हम फुलफिल करने के लिए या समझने के लिए हम दोनों तरफ इक्वेशन में मतलब कॉज के सिग्नल्स लिखते हैं। अपनी आसानी के लिए मैं एम्पलीट्यूड और थीटा इन दोनों को इग्नोर कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे एक्स एन की जगह लिखूँगी कॉस ओमेगा एन, और एक्स ऑफ एन प्लस कैपिटल एन की जगह मैं लिखूँगी कॉस ओमेगा एन प्लस एन। अच्छा, ये बात समझ आई कि मैंने कैसे लिखी है? जी, मुझे जवाब चाहिए आप लोगों का। ये बात समझ आई कि कैसे लिखी है मैंने? ओके, अच्छा। अम, इसके लिए ना मुझे आपसे ये पूछना पड़ेगा एक्सप्लेन करने से पहले कि ये वाली क्वेश्चन क्या आपके लिए फेमिलियर थी, और ये पता है किसी क्वेश्चन का क्या मतलब है? अच्छा, अगर आप इतनी देर के लिए खामोश रहोगे ना तो फिर हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। मुझे प्लीज़ बताओ कि क्या ये सर्कल इक्वेशन आप लोगों के लिए फेमिलियर है, कि क्या इस बात का मतलब पता है? ओके, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब कि मुझे थोड़ा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहीं से बता देती हूँ। अच्छा, इस इक्वेशन का बेसिकली मतलब ये है, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ कि मेरे पास देखो यहाँ पर जो x ऑफ ज़ीरो है, लेट मी कॉल दिस एम्पलीट्यूड 1 और इस एम्पलीट्यूड को मैं 2 कह देती हूँ, और ये तो मेरे पास ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो x ऑफ ज़ीरो मेरे पास 1 है, और अगर मैं अब x ऑफ ज़ीरो प्लस n लिखना चाहूँ, n मेरे पास यहाँ पे 6 है, तो x ऑफ 6 अगेन मेरे पास 1 होगा, ठीक है। और इसी तरह से x ऑफ 1, मैं 1 नहीं लिखती हूँ कि 1 भी यहाँ पर 1 ही होगा। x ऑफ 2, यानी कि मैं इस सैंपल की बात कर रही हूँ, ये वाला सैंपल मैं यहाँ पे इसे कॉल करिए, x ऑफ 2 मेरे पास 0 है, ठीक है। और अगर मैं इसमें n ऐड कर दूँ, यानी कि इस तरह से, तो विच वुड बी x ऑफ 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये जो 8 पे मेरे पास सैंपल है दैट इज़ अगेन 0। ये तो थोड़ा सा है, अब फिगर जो ड्रॉन है मेरे सामने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इस बात का बेसिक मतलब ये है कि एक टाइम पीरियड गुजर जाने के बाद सिग्नल की वैल्यूज़ रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। इसी क्वेश्चन का ये मतलब है। अच्छा, अब अगर आपकी कन्फ्यूजन ये है कि मैंने ये वाली क्वेश्चन कैसे लिखी, तो ये वाली क्वेश्चन मैंने इस तरह से लिखी है कि एक्स ऑफ एन को मैंने कॉज ओमेगा एन एज्यूम किया है, तो अब मैंने जब एक्स ऑफ एन प्लस कैपिटल एन लिखना है, तो जहाँ पर स्मॉल एन मैंने लिखा हुआ है ना, उस स्मॉल एन को मैंने एन प्लस कैपिटल एन से रिप्लेस करना है। तो ब्रैकेट्स ऑफ कोर्स डालना ज़रूरी है। अगर मैं ब्रैकेट नहीं डालूंगी तो ये इस तरह की चीज़ बन जाएगी, और ये लगेगा कि ओमेगा एन मल्टीप्लाई होने के बाद एन से ऐड हो रहा है, विच इज़ एक्चुअली नॉट द केस। मुझे तो एन की जगह एन प्लस एन लिखना है, तो इसको मैं फिर यहाँ पर ऐसे लिखूँगी, ठीक है।
ये बात समझ आई है? या क्योंकि मुझे एग्ज़ैक्टली पता नहीं था कि आपको कन्फ्यूज़न थी क्या? आया आपको ये इक्वेशन का मतलब नहीं पता था या फिर आपको ये समझ नहीं आई थी कि इक्वेशन कैसे लिखी है? तो मैंने दोनों बातों को एड्रेस करने की कोशिश की है। तो अगर आपको कोई बात क्लियर नहीं है तो प्लीज़ लेट मी नो। पार्ट ओके। तो क्या अब आपको समझ आ गई है? ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये जो इक्वेशन मैंने कॉस की वाली लिखी है ना, अब हम यहाँ से इसको लेकर आगे चलते हैं, ठीक है? और करना हमने यूँ है कि इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, तो ये इक्वेशन मेरे पास बनेगी इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर मैं लगा सकती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का रिलेशनशिप और मुझे मिलेगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है? अब चूँकि दोनों साइड्स को मुझे इक्वेट करना है या दोनों साइड से मुझे एक जैसा आंसर चाहिए, तो उसके लिए ये वाली टर्म 0 होनी चाहिए, ठीक है? और और यहाँ पे क्या होना चाहिए? जी, यहाँ पे क्या होना चाहिए? मुझे इन दोनों टर्म्स को इक्वेट करना है। मुझे यहाँ पे कॉस ओमेगा एन चाहिए। दिस शुड बी इक्वल टू 1 वेरी गुड। अच्छा, अब इस बात को लेकर ज़रा आगे चलते हैं कि कॉस ओमेगा एन शुड बी इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि ओमेगा एन इज़ कॉस इनवर्स ऑफ 1। तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास इसका जवाब क्या आता है? या इसको हम देखें कि ओमेगा की क्या वैल्यू होगी कि अगर हम उसका कॉस कंप्यूट करें तो हमें 1 मिले। इसको हम इस तरह से भी पुट अप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। उसके अलावा 0 भी एक आंसर है कि कॉस तो बहुत सारी वैल्यूज़ के ऊपर 1 देता है हमें। वो कौन-कौन सी वैल्यूज़ हैं? वेरी गुड, ठीक है, एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि इसका आंसर मैं 2 पाई के मैं लिख सकती हूँ और मैं साथ बता सकती हूँ कि के कैन बी 0, इट कैन बी प्लस माइनस 1, इट कैन बी प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। हो गए होंगे ये इंटेग्रल नंबर्स, लेकिन उनका जो साइन है वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है? अच्छा, अब ये मेरे पास जब इक्वेशन आई तो इसका थोड़ा-सा फ़र्दर इसको मैं अगर मैनिपुलेट करूँ तो मैं कुछ इस तरह की चीज़ लिख सकती हूँ। अच्छा, अब नतीजा मैंने सारी बात से ये निकाला कि सिर्फ़ वही कॉज़ सिग्नल पीरियोडिक होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकें। अच्छा, अगर तो ये बात मैथमेटिकली समझ आई है तो ठीक है, इसके बाद अभी हम एग्ज़ाम्पल्स करेंगे, लेकिन अगर आपको यहाँ तक समझ नहीं आया तो प्लीज़ बताओ, पहले ज़रा ये वाला मसला हल करें और फिर हम आगे एग्ज़ाम्पल की तरफ जाएँ। अच्छा, आप लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मैं ये अज़्यूम कर रही हूँ कि आपको ये परफेक्टली समझ आ गया है कि ये मैंने क्या किया है और कैसे किया है। अच्छा, अब यहाँ से आगे हम ज़रा एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। मसलन मेरे पास अगर एक सिग्नल है cos 2 पाई बाय 7 इंटू एन और मैं ये पता करना चाह रही हूँ कि ये पीरियोडिक है कि नहीं। तो मुझे उसके लिए इसकी फ्रीक्वेंसी सी क्या है 2 मतलब ओमेगा क्या है इसका 2 पाई बाय 7। तो मुझे देखना है कि क्या वो मैं 2 पाई बाय n इंटू के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकती हूँ या नहीं। तो 2 पाई बाय 7 को बेसिकली मैं लिख सकती हूँ 2 पाई बाय 7 इंटू 1। अच्छा, k और n दे बोथ ऑफ देम मस्ट ऑलवेज बी इंटेग्रल। के तो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन जो एन है उसके लिए ये शर्त है कि इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि पीरियड है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, अब इस डेफिनेशन को अगर मैं रिलेट करूँ 2 पाई बाय n इंटू के से, तो मुझे देख के पता चल रहा है कि k की वैल्यू यहाँ पे 1 है और n की वैल्यू यहाँ पे 7 है। तो इसका मतलब ये है कि जो मुझे
this signal is for this signal omega is expressible in the form of 2 pi by n into k, and that's why this given signal is periodic. ठीक है, ये बात समझ आई है? मतलब कि periodic कैसे है? periodic इसलिए है क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना मतलब n के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है वी कॉल इट ओमेगा. ठीक है, इसका ओमेगा है 2 पाई बाय 7, और ये 2 पाई बाय 7 है, इसको हमने अभी देखा कि ये बेसिकली इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. मैंने पहले ये सवाल ही किया था कि क्या आपको ये समझ आया कि ये वाली इसका इस बात का क्या मतलब है? ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे ये किया कि हाँ भाई ये जो ओमेगा है ना, हमने देखा कि क्या हम इसको 2 पाई बाय n इंटू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं. तो ये जो 2 पाई बाय 7 है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 2 पाई बाय 7 इंटू 1, और ये जो फॉर्म है ये बिल्कुल रिलेटेबल है इस फॉर्म के साथ. और मतलब के की वैल्यू अगर 1 हो और n की वैल्यू 7 हो तो ये वाली जो फॉर्म है ये बिल्कुल 2 पाई बाय k इंटू n के ये जैसे बनती है. तो इसका मतलब ये है कि कॉस 2 पाई बाय 7 इंटू n एक पीरियोडिक सिग्नल है. ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास cos 3 पाई बाय 8 इंटू एन हो तो आपने मुझे बताना है कि क्या इसको हम 2 पाई बाय n इंटू के की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं. अगर अगर हम लिख सकते हैं तो k और n इसमें क्या होंगे, ट्राई कर सकते हो आप. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे, यस, और ये हमारे पास कुछ बनेगा 2 इंटू 8 यानी कि 16 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3. ठीक है, ये बात समझ आई है सारों को? कि हम लोगों ने क्या किया है? अच्छा, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि आप में से कोई स्टूडेंट इधर अवेलेबल भी है कि नहीं. अच्छा जी, हमारे पास 3 पाई बाई 8 इस तरह का सिग्नल था, हम लोगों ने 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. अब हमारे पास जो गिवन सिग्नल है वो बेसिकली 2 पाई बाई 16 इंटू 3. अब ये जो फॉर्म है ये बिल्कुल इक्वलेंट है 2 पाई बाई n इंटू के की फॉर्म में, और यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू है 3 और हमारे पास n की वैल्यू है 16. तो यस, cos 3 पाई बाई 8 इंटू n इज अ पीरियोडिक सिग्नल. ठीक है, और इसके बाद लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई सिग्नल इस तरह का सिग्नल यानी कि cos n, क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं? cos n में ओमेगा क्या है? ओमेगा की वैल्यू 1 है. वेरी गुड. क्या हम इसको 2 पाई बाई n इंटू के की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं? इज इट एक्सप्रेसिबल और नॉट? You must be sure कि it's not. Why? Because k and n must always be integral. हमारे पास कोई इंटेग्रल नंबर का कोई ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई ऐसी रेशो एग्जिस्ट नहीं करती जो कि इस सारे के सारे नंबर को 1 के बराबर करते. ठीक है, अगर तो k और n के ऊपर इंटेग्रल होने की शर्त ना होती तो हम n को 2 पाई कर देते और k को 1 कर देते, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल. k और n ने हमेशा इंटेग्रल रहना है. तो उनके इंटेग्रल होने की शर्त ने चूँकि इस 1 को इसके बराबर करना इम्पॉसिबल कर दिया है. ओमेगा को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एंड दैट्स वाई cos n इज़ नॉट अ पीरियोडिक सिग्नल. ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें ना cos t की, cos t इज़ अ पीरियोडिक सिग्नल, यस, क्योंकि वो कंटिन्यूस टाइम है.
लेकिन कॉज एन एक पीरियोडिक सिग्नल नहीं है। अगर आप में से किसी के पास मैटलैब की एक्सेस है तो प्लीज़ कॉज एन को प्लॉट करके देखना। आप कुछ इस तरह से कर सकते हो कि आप एन को, जिन लोगों ने मैटलैब इस्तेमाल की हुई है, 0 से फॉर एग्ज़ाम्पल 50 तक आप एग्जीक्यूट करना, कोई सिग्नल आप एक्स डिक्लेयर करना जो कि इस तरह से डिफ़ाइन हो, और उसके बाद आप स्टेम प्लॉट करना। शुरू में हम एन लिखते हैं, यानी कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो टर्म आती है उसको हम यहाँ पे एन लिखेंगे, और जो वाई एक्सिस पे जो एम्पलीट्यूड एक्सिस है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। आपके पास जब ये सिग्नल प्लॉट हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि ये एक बहुत रैंडम सा सिग्नल है। ठीक है, तो कॉज एन इज़ नॉट अ पीरियोडिक सिग्नल, कॉज टी अलबत्ता इज़ अ पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, कंटिन्यूस टाइम नेचर की वजह से ये सिग्नल पीरियोडिक होगा, लेकिन कॉज एन पीरियोडिक नहीं है। अच्छा, अब एक सवाल आपसे, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हम अगला टॉपिक कर सकते हैं कि नहीं, अगला मतलब अगले कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं कि नहीं। ये तो भी हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिहाज से पहला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अच्छा जी, 1.57 पाई एन। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है। ये बताइएगा ये पीरियोडिक है कि नहीं है, तो किस तरह? हाँ जी, किस तरह से, क्यों आपका ख्याल है कि पीरियोडिक है? जी, ये कर सकता है। मसलन मेरे पास जो एक मेथड है इसको उस फॉर्म में एग्ज़िस्ट करवाने के लिए, वो ये है कि मैं इसको ऑन द फर्स्ट प्लेस इस तरह से लिख लूँ। ठीक है? दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, और अच्छा एन को मैं मिटा रही हूँ कि मुझे सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात करनी है। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, ये 2 पाई बाय 200 बन जाए और यहाँ पे 157 आ जाए। ठीक है? तो इसका मतलब है कि इसमें के और एन चूँकि दे आर परफेक्टली इंटीग्रल नंबर्स, तो ये सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल है। तो फ्रैक्शंस को देख के बेसिकली हमने परेशान नहीं होना। पाई की जो मौजूदगी है ना, अच्छा पाई की हर मौजूदगी भी ज़रूरी नहीं होता कि वो भी इंश्योर करे। मसलन अगर हमारे पास कोई इस तरह का सिग्नल हो, कॉस अंडर रूट 2 पाई एन, ये कैसा सिग्नल है? पीरियोडिक है, पीरियोडिक किस तरह से? 1.41 बनता है, आर यू श्योर? नहीं, यू मस्ट बी श्योर। ये एक इर्रेशनल नंबर है। इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, आपको इर्रेशनल और रैशनल में डिफरेंस पता है ना? ठीक है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। इसको अगर आप 1.41 का क्या मतलब है? 1.41 का मतलब है 141 डिवाइडेड बाय 100, लेकिन अगर आप 141 को 100 से डिवाइड करो तो इट वोंट बी इक्वल टू अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 एक नेवर एंडिंग फ्रैक्शन है, ये चलते जा रही है डेसिमल्स के बाद। ऐसी फ्रैक्शन को हम इर्रेशनल कहते हैं। तो कॉस अंडर रूट 2 इसमें भी हम के और एन का ऐसे कोई कॉम्बिनेशन नहीं डिवाइस कर सकते जो कि मतलब इसको इसके बराबर ओमेगा को इसके बराबर ले आए। ठीक है, इसलिए ये एक ए पीरियोडिक सिग्नल है, या इन अदर वर्ड्स ये पीरियोडिक सिग्नल नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूस सिग्नल पीरियोडिक होगा। कहीं यहाँ मैं एन की जगह टी लिख दूँ ना, तो दिस मैं जैसा अगेन जैसे कि मैंने पहली स्लाइड जो कि फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट के बारे में कही थी, अच्छा ये वाली शायद, तो मैंने ये लिखा था कि जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स होते हैं ना, उसमें ओमेगा जो भी हो, दे आर ऑलवेज पीरियोडिक। ठीक है, जो 3 कॉन्सेप्ट में जो पहला सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो कंटिन्यूस टाइम को साइन सिग्नल्स या साइन सिग्नल्स होते हैं, दे आर ऑलवेज पीरियोडिक। लेकिन डिस्क्रीट में ये ज़रूरी नहीं है। डिस्क्रीट में दे में और दे में नॉट बी पीरियोडिक। अब पीरियोडिसिटी का पता कैसे लगाएं? वो हम इस चीज़ से लगाते हैं। अगर ओमेगा को आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सको तब वो पीरियोडिक है, वरना वो पीरियोडिक नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, अब जो मैंने इसमें तीसरा कॉन्सेप्ट था, दूसरे को फॉर द टाइम बीइंग स्किप करके दूसरे पे मैं बाद में आऊँगी। मैं ज़रा तीसरे कॉन्सेप्ट को टच करना चाह रही हूँ।
दूसरा कॉन्सेप्ट था क्या जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स में पढ़ा था हमने? तीसरा सॉरी। इस दफ़ा मैं आप लोगों को देखना चाहती हूँ कि आपको याद है कि नहीं, और फिर उसको हम डिस्क्रीट टाइम के लिए डिस्कस करेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था? हाँ जी। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हेलो? जी, आप लोग सुन सकते हो मुझे? आप लोग सुन सकते हो मुझे? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, जी। अभी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, ओके, गुड इनफ। चलो, ओके, हम अब 2 मिनट में ज़रा इसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स के लिए हम लोगों ने तीसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? ठीक है? इट वाज़ नॉट डिफरेंस, इट वाज़ दिस कॉन्सेप्ट कि अगर x80 हमारे पास एक सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा ए है, और XBT एक और सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा बी है, सच दैट कि इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है? तो XBT बेसिकली डिफाइन हम इसको कर सकेंगे ए कॉज ऑफ ओमेगा बी टी प्लस थीटा। ठीक है? ये बी जो है ये बेसिकली सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, और ओमेगा बी बेसिकली इक्वल है ओमेगा ए प्लस 2 पाई इंटू टी प्लस थीटा। ये वाली बात हम लोगों ने कही थी। ठीक है? और साथ मैंने आपको ये बताया था कि ओमेगा बी चूँकि मतलब इट इज़ इक्वल टू ओमेगा ए प्लस 2 पाई, विच इज़ अपेरेंटली ग्रेटर देन ओमेगा ए, दैट्स व्हाई एक्स बी टी वुड बी मतलब फास्टर फ्लक्चुएटिंग सिग्नल एज कम्पेयर टू एक्स ए। अच्छा, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम ज़रा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए देखने लगे हैं कि मेरे पास अब जो यहाँ पे 2 डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं, वो इस तरह से हैं कि एक्स ए एन की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा ए, और एक्स बी एन की फ्रीक्वेंसी है मेरे पास ओमेगा बी, विच इज़ इक्वल टू ओमेगा ए प्लस 2 पाई। ठीक है? तो एक्स ए एन को हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा ए एन, और एक्स बी एन को हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा बी एन, विच इज़ इन
टर्न इक्वल टू ओमेगा ए प्लस 2 पाई इंटू एन। ठीक है, एन पावर में नहीं है, यह था मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? जी मुझे आप लोगों का जवाब चाहिए आगे चलने के लिए। यहाँ तो कोई मसला तो नहीं? ओके। अच्छा, अब इस ब्रैकेट को जरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा कॉस ओमेगा ए एन प्लस 2 पाई एन, एन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर अब फर्दर कॉस अल्फा प्लस बीटा का जब फॉर्मूला लगेगा तो ये लिखा जाएगा कॉस ओमेगा ए एन इंटू कॉस 2 पाई एन माइनस साइन ओमेगा ए एन इंटू साइन 2 पाई एन। अब आपने मुझे थोड़ा सा जल्दी से बताना है कि साइन 2 पाई एन किसके बराबर होता है? नहीं कि 2 पाई और उसके मल्टीपल्स पे साइन की क्या वैल्यू होती है? 0। और कॉस 2 पाई एन की वैल्यू क्या होती है? 1। तो हमारे पास ये जो रिजल्टेंट सिग्नल है यानी कि एक्स बी ऑफ एन, दिस इज इक्वल टू कॉस ओमेगा एन। ठीक है, विच वॉज अपेरेंटली एक्स एक्स ए एन। ठीक है, अच्छा अब मैं एक्चुअली आपका ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहूँगी क्योंकि आपकी 5 मिनट के बाद क्लास है, लेकिन सिर्फ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे नतीजा क्या निकाला इस सारी कहानी के बाद। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में जब फ्रीक्वेंसीज में 2 पाई का डिफरेंस हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो सिग्नल्स होते हैं दे आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है, जैसे कि मैंने कंटिन्यूस साइंस सिग्नल्स पढ़ाते हुए हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि वहाँ पे जब ओमेगा ए मतलब एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा ए हो और दूसरी फ्रीक्वेंसी ओमेगा ए प्लस 2 पाई हो, और इन दोनों फ्रीक्वेंसी से कॉरस्पॉन्डिंग जो सिग्नल्स बन रहे हैं यानी कि एक्स ए टी और एक्स बी टी, उन दोनों सिग्नल्स को जब हम देखते हैं तो वो सिग्नल्स दोनों सिग्नल्स हमें देखने में डिफरेंट लगेंगे और एक्स बी टी हमें ज़्यादा तेज़ी से फ्लक्चुएट होता नजर आएगा। लेकिन अगर हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को देखें तो उसमें अगर एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा ए हो और दूसरी फ्रीक्वेंसी ओमेगा ए प्लस 2 पाई हो तो उनके रिजल्टेंट जो सिग्नल्स होते हैं यानी कि एक्स ए एन और एक्स पी एन, दे आर एग्जैक्टली द सेम सिग्नल्स। उनको दोनों को देखकर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये दोनों फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब ओमेगा ए की जो मर्जी वैल्यू हो, जिस वक्त आप उसमें 2 पाई ऐड करके एक नया सिग्नल बनाने की कोशिश करोगे तो वो बिल्कुल पहले सिग्नल की तरह का होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली समझ आया आपको? जी, क्या ये कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली समझ आया है आपको? ओके, अच्छा अब हम यहाँ से आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, लेकिन इसी चीज़ से स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो ये लेक्चर मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी और कोई इसके मुतालिक सवाल हो तो डू लेट मी नो बिफोर मंडे, जब हम मतलब हमारी नेक्स्ट क्लास से पहले। और अगले वीक में टेंटेटिवली आपको मैं कुछ असाइनमेंट वगैरह भी दे दूँगी क्योंकि उम्मीद है कि चैप्टर 2/2 हम स्टार्ट करके काफ़ी हद तक ख़त्म कर लेंगे। तो बाकी अब इंशाल्लाह मंडे को 7:30 पे मुलाकात होती है। तो मेरी तरफ से आज का लेक्चर भी ख़त्म है और अल्लाह हाफ़िज़। बाकी आप खैरियत से रहो और इंशाल्लाह मंडे को फिर मिलते हैं क्लास में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।